हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। पॉलिटी में आगे बढ़ते हैं और इसमें आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है नगर पालिका के बारे में। लास्ट टाइम हमने पंचायतें किया था और ये भी काफ़ी मिलता जुलता है। पंचायतें और नगर पालिका दोनों ही स्थानीय स्वशासन हैं। अगर पंचायतों की बात करते हैं तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, नगर पालिका शहरों का स्थानीय स्वशासन है और इसे इंग्लिश में म्यूनिसिपैलिटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, रिपन है ये, लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। और ये स्थानीय स्वशासन, क्योंकि इसके अंदर ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्थानीय स्वशासन आ जाते हैं, तो चाहे वो पंचायत हो या नगर पालिका, दोनों का ही पिता, स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय शासन की प्रणाली को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। हमने लास्ट वीडियो में देखा 73वां संविधान संशोधन वो किया गया था पंचायतों के लिए, ठीक है। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही ये दोनों किए गए थे। ये दोनों संशोधन 73वें संविधान संशोधन के ज़रिए पंचायतों को शामिल किया गया था, 74वें के ज़रिए नगर पालिकाओं को, और इन दोनों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पूरी स्टोरी लास्ट वीडियो में बताई थी मैंने कि पहले 1989 में राजीव गांधी सरकार के टाइम पर ये लाया गया था संशोधन विधेयक, लेकिन ये लोकसभा में तो पास हुआ था, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 1990 में भी आया था जब वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन क्या हुआ था कि वो सरकार गिर गई थी। तो सरकार गिर जाने के कारण ये विधेयक भी वहीं समाप्त हो गया था, नहीं पास हो पाया था। तो फिर 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, उस टाइम पर आया था और 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके ज़रिए इन्हें शामिल किया गया था, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और जो हमने समितियां देखी थी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जेवीपी समिति, ये सभी जो हमने देखी थी वो पंचायतों के लिए हैं, ठीक है। ये पूरी स्टोरी जो है ये तो पंचायत और नगर पालिका दोनों में आएगी काम, लेकिन जो हमने समितियां देखी थी वो पंचायतों वाली थी। नगर पालिका के लिए भी कुछ समिति बनाई गई थी, जैसे कि 1949 की है स्थानीय वित्तीय जांच समिति। उसके अलावा ग्रामीण नगरीय संबंध समिति के नाम से एक समिति गठित की गई थी। नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था। लेकिन क्या है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो नगर पालिका के लिए जो समितियां गठित की गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी एग्जाम्स में नहीं पूछा गया इनके बारे में। अगर समिति इंपॉर्टेंट है तो वो पंचायतों के लिए जो समिति गठित की गई थी उनमें से भी इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति, और उसके बाद अशोक मेहता समिति, वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसके क्वेश्चन भी मेंशन नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, किस अधिनियम के कारण संविधान में 12वीं सूची जोड़ी। इस सूची में नगर पालिकाओं की कितनी कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है और किस अनुच्छेद से संबंधित है। अब देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। कौन सा अधिनियम था ये, तो अभी हमने देखा 74वां अधिनियम था, ठीक है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है 75। तो अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर पूछें कितने कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है 12वीं सूची में। हमने पंचायतों में देखा था कौन सी अनुसूची उसमें शामिल की गई थी, 11वीं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन था, 11वीं अनुसूची थी। नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची। आपको याद होगा 11वीं अनुसूची में कितने विषयों के बारे में बताया गया है। विषय मतलब क्या है, विषय से मतलब क्या है यहाँ पर कि ऐसे कौन से टॉपिक होंगे जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं, काम कर सकती हैं। तो हमने देखा था 29 विषय कुल हैं जिनके बारे में संविधान में बताया गया है कि इन विषयों पर पंचायतों की शक्तियाँ होंगी, ठीक है। ये 11वीं अनुसूची में था। यहाँ पूछा गया 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के लिए कितने विषय बताए गए हैं। तो 74 यहाँ मैंने बताया, इन दोनों में से ही कोई एक होगा क्योंकि 75 नहीं है, ठीक है। तो अब 74 में इसमें विषय कितने दिए हैं, 20, इसमें दिए 18। विषय कितने याद रखिएगा, 18, ठीक है। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर आर्टिकल भी पूछा है ना लास्ट में, विषय कितने कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है, तो 18, और किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद दोनों में सेम ही दिए गए हैं, अंतर है विषयों का, यहाँ 20, यहाँ 18। तो 18 जो है ये राइट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी, 74वां संविधान संशोधन, 18 विषय। कौन सी अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, ठीक है। और जो अनुच्छेद इससे संबंधित है वो है 243W। एक चीज़ और, पंचायतें जो शामिल की गई थी उसके लिए पार्ट 9 जोड़ा गया था, याद होगा आपको, पार्ट 9 जोड़ा गया था और 243 अनुच्छेद। और हम नगर पालिका में भी देख रहे हैं 243 ही है। तो ये इस तरह से है कि जो
पंचायतों में जोड़ा गया था पार्ट 9 में 243 से लेकर 243 ओ, ठीक है, यहाँ तक जोड़े गए थे। और फिर इससे आगे के नगर पालिका में 243 पी से लेकर, ठीक है, 243 पी से लेकर जेड जी तक, 243 जेड जी, ठीक है, ये अनुच्छेद थे जो नगर पालिका के बारे में थे। और जिस तरह से पंचायतों का पार्ट 9 था, नगर पालिकाओं के लिए पार्ट 9 ए जोड़ा गया, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। पंचायत के लिए पार्ट 9, नगर पालिका के लिए 9 ए, पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची, नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल हैं। और अगर बात करें संशोधन कौन सा था, 73वां पंचायतों के लिए, 74वां नगर पालिकाओं के लिए। और अनुच्छेद पंचायतों के लिए 243 से 243 ओ, और पंचायतों के लिए 243 पी से लेकर 243 जेड जी, ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका विधेयक म्यूनिसिपल बिल पारित होकर कब प्रभाव में आया। आप लोगों को बताना है कि पंचायतों का जो आया था बिल, जो पास हुआ था, वो पारित कब हुआ, ठीक है, वो अधिनियम कब लागू हुआ। अभी हम यहाँ देखते हैं, बिल जो आया था, अधिनियम आया था 1992 का था, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ 1990, तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ए, 1 जून 1993, ठीक है। 1992 में जब बिल ही आया था तो पास होकर लागू होने में 1 साल तो लग ही गया होगा, तो 1993 में लागू हुआ था। आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का कि पंचायतों का जो बिल आया था, अधिनियम आया था, वो कब प्रभाव में कब आया था वो। भारत में कितने प्रकार के स्थानीय शासन या लोकल गवर्नमेंट हैं। कौन से स्थानीय शासन की यहाँ बात हो रही है, नगरीय स्थानीय शासन। कितने तरह के हैं, 8 तरह के, ठीक है। कौन कौन से हैं ये यहाँ देखते हैं हम। तो इनमें पहला है नगर पालिका परिषद, या आमतौर पर इसे नगर निगम के नाम से भी हम बोल देते हैं, ठीक है। नगर निगम इसके लिए ज़्यादा सही वर्ड होगा, ठीक है। नगर निगम ये कहाँ के लिए होता है, ये मेनली बड़े शहरों के लिए, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, और ये जो बड़े शहर हैं इनमें होती है नगर निगम, ठीक है। तो नगर निगम बड़े शहरों के लिए। फिर सेकंड है नगर पालिका, ये छोटे शहरों के लिए, कस्बे या फिर छोटे शहरों के प्रशासन के लिए इनको गठित किया जाता है। फिर थर्ड है अधिसूचित क्षेत्र समिति, ये ऐसे क्षेत्रों में स्थापित की जाती है, ऐसे शहरों में जो अभी पूरी तरह से कस्बे के रूप में विकसित नहीं हुए, मतलब ऐसे शहर नहीं हैं जिनमें नगर पालिका स्थापित की जा सके, लेकिन उससे थोड़ा सा कम हो, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं जो विकासशील हो, एक शहर बनने के जर्नी में अग्रसर हों, ठीक है, शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हों। फिर नेक्स्ट होता है नगरीय क्षेत्र समिति, ये छोटे कस्बों के लिए, ठीक है, जिस तरह से नगर पालिका था ना कस्बे के लिए और छोटे शहरों के लिए, तो नगरीय क्षेत्र समिति ये छोटे कस्बों के लिए होता है। छावनी बोर्ड, नाम से ही समझ आ रहा होगा, छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या जो होती है उनके प्रशासन के लिए इसका गठन किया जाता है। फिर उसके बाद है नगरीय क्षेत्र, या फिर इसको टाउनशिप भी कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में गठित किया जाता है जहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योग जहाँ पर लगे होते हैं, उनके आसपास जो लोग होते हैं उनका प्रशासन चलाया जा सके, और मेनली जो बड़े बड़े उद्योगों के आसपास जो कर्मचारी रहते हैं उनकी हेल्प की जा सके, उसके लिए नगरीय क्षेत्र या फिर टाउनशिप का गठन किया जाता है। फिर होता है पत्तन न्यास, या हिंदी में इसको बोलेंगे बंदरगाह न्यास। ये भी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बंदरगाह क्षेत्रों, ठीक है, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बंदरगाह जहाँ पर मौजूद होते हैं उन शहरों में इनका गठन किया जाता है। और फिर लास्ट होता है विशेष उद्देश्य के लिए गठित एजेंसी, ये होता है कि किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जो गठित कर दिया जाता है, मतलब नगर पालिकाओं के समान ही उन्हें अधिकार दिए जाते हैं और अभिकरणों का गठन कर दिया जाता है, ट्रिब्यूनल्स का गठन कर दिया जाता है। ट्रिब्यूनल्स नहीं, एजेंसीज आएंगी, ठीक है, एजेंसीज का गठन कर दिया जाता है। उद्देश्य एक उद्देश्य भी हो सकती है, व्यापक बहुत सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई विशेष उद्देश्य के लिए भी इनका गठन किया जाता है। एग्जाम्पल दूंगी तो आप इसको समझ जाएंगे 8th को अच्छे से। जैसे कि आवासीय बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया जाता है, विद्युत आपूर्ति बोर्ड का, तो ये किस लिए किया जा रहा है, एक विशेष उद्देश्य के लिए कोई एजेंसी गठित की जा रही है, तो वो भी इसके अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से शहरी शासन के ये 8 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका 3 प्रकार की संरचना का उपबंध करता है जो इनमें से नहीं है, ठीक है, पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है नगर पालिका परिषद, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर आता है बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पालिका निगम है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नगर पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। नगर पंचायत कहाँ होता है,
पंचायत कहाँ, हमने ग्राम पंचायत देखी थी ना। नगर पंचायत मतलब ऐसे ऐसे एरियाज़ जो ग्रामीण क्षेत्र से धीरे धीरे शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहे हैं, तो यहाँ पर नगर पंचायत होती है। ये भी बिल्कुल ठीक है। रॉन्ग कौन सा है, डी है। नगर क्षेत्रीय समिति बड़े कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। तो अभी हमने देखा था बड़े कस्बों में नहीं बल्कि छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और संरक्षणता की जिम्मेदारी किस समिति को दी जाती है। तो छोटे कस्बों के लिए जो नगर क्षेत्रीय समिति बनाई जाती है, इसकी जिम्मेदारी होती है इन सभी नागरिक सेवाओं की, जैसे कि जल निकासी हो गई, सड़कें हो गई, मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था हो गई, संरक्षणता की जिम्मेदारी। तो ये सभी काम किसके होते हैं, नगरीय क्षेत्र समिति के। तो याद रखिएगा, ये सभी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं नगरीय क्षेत्र समिति, ये कहाँ के लिए होती है, छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए। नेक्स्ट, नगर निगम में 3 प्राधिकरण कौन से हैं। याद कीजिए, नगर निगम जो 8 शहरी शासनों के प्रकार हैं उनमें सबसे पहला जो बड़े शहरों के लिए गठित किया जाता है। नगर निगम के 3 प्राधिकरण, ये तीनों ही हैं। परिषद भी होती है नगर निगम में, स्थायी समिति होती है और आयुक्त होते हैं। इसी तरह से नगर पालिका में भी परिषद भी होती है, स्थायी समिति भी होती है और आयुक्त, जो नगर निगम में जिसे आयुक्त कहा जाता है, नगर पालिका में उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। तो बस इतना फ़र्क है, वरना तीनों चीज़ें वहाँ भी होती हैं, नगर निगम और नगर पालिका। ठीक है, नगर निगम सबसे पहला सबसे बड़ा वाला लेवल है जो बड़े शहरों के लिए होता है, और नगर पालिका उससे नीचे वाला लेवल है जो कस्बों के लिए और छोटे शहरों के लिए होता है। ठीक है, डिफरेंस याद रखिएगा। तो नगर निगम में 3 प्राधिकरण, ये तीनों हैं। अब इन तीनों के बारे में अगर देखें तो परिषद क्या होती है, तो परिषद नगर निगम की एक विधायी शाखा है। ठीक है, विधायी और विचारात्मक शाखा है। इसका मतलब क्या है, विधायी शाखा मतलब, विधायी मतलब विधान, कानून, है ना। विधायी शाखा मतलब कि जिसको कानून बनाने का, जिसको नियम बनाने का अधिकार है, जो सारे पेपर वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क, ठीक है, वो सारे काम करने का, सोचने का काम और कानून बनाने का काम जो होता है वो सारा होता है परिषद का। और परिषद का प्रमुख कौन होता है, वो परिषद में जो लोग होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है पार्षद। आपने सुना होगा निगम पार्षद। ठीक है, तो पार्षद होता है और साथ में कुछ नामित व्यक्ति, कुछ नॉमिनेटेड व्यक्ति भी होते हैं इसमें। फिर से सुनिए, परिषद में जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है पार्षद, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा कुछ नॉमिनेटेड सदस्य भी होते हैं। ठीक है, जो परिषद का प्रमुख होता है, सदस्यों को कहा जाता है पार्षद, प्रमुख को कहा जाता है महापौर या फिर मेयर। ठीक है, आपने ये भी सुना होगा, मेयर या फिर महापौर। और उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी मेयर भी होता है जिसे हिंदी में उप महापौर बोलते हैं। फिर आए अगर स्थायी समिति पर, तो स्थायी समिति परिषद के कामों में हेल्प के लिए, समितियां हमने देखी थी ना, समिति का काम क्या होता है, हेल्प के लिए बनाई जाती हैं। तो इसी तरह से स्थायी समिति, परिषद में जो भी सदस्य जो भी काम करते हैं उनकी हेल्प के लिए स्थायी समिति बनाई जाती है। और जो भी निर्णय परिषद और स्थायी समिति लेती हैं उन निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी होती है आयुक्त की। और ये आयुक्त कौन होता है, तो ये आयुक्त जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। ये आयुक्त एग्ज़ाम्स देकर वहाँ पर पहुँचता है, जो एक अधिकारी होता है। और ये अधिकारी कौन से, ज़्यादातर IAS समूह का जो अधिकारी होता है वो आयुक्त होता है। और IAS समूह के सदस्यों का आपको पता ही होगा कि उनका काम क्या होता है, जो भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें लागू करने का काम। तो इसीलिए विचारणीय शाखा कहा गया था परिषद को, क्योंकि परिषद कानून बनाने का या जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने का काम करेंगे और उन डिसीजन को उस एरिया में लागू करने का काम होगा आयुक्त का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है। अभी बिल्कुल मैंने बताया, परिषद का प्रमुख कहा जाता है महापौर या फिर मेयर। ठीक है, और परिषद में ही उसकी हेल्प के लिए उप महापौर भी होता है जिसे डिप्टी मेयर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी अधिनियम के तहत छावनी परिषद का गठन कब किया गया था। तो छावनी परिषद इसे 1992 में नहीं किया गया था। ठीक है, बाद में इन्हें ऐड किया गया। छावनी परिषद हमने देखा था ना, 8 जो शहरी शासन के प्रकार हैं उनमें से एक है। इनका गठन किया गया था 2006 में। ठीक है, छावनी अधिनियम 2006 के अनुसार छावनी परिषद का गठन किया गया था। और ये काम किसके अंडर में करता है, ये राज्य के अंडर में काम नहीं करते। छावनी परिषद जो होता है ये सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। और केंद्र सरकार में भी मेनली रक्षा मंत्रालय जो है, छावनी रक्षा मंत्रालय, कनेक्शन समझ रहे हैं ना, तो छावनी परिषद रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंडर में होता है, केंद्र सरकार के द्वारा ही छावनी परिषद गठित और प्रशासित की जाती है, तो जो इसका कार्यकारी अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1687-88 के दौरान भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। और फिर उसके बाद कहाँ पर? तो उसके बाद 1726 में बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए थे। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में निम्न में से कितनी तरह की नगर पालिका की संरचना का उपबंध है? हमने वो 8 प्रकार देखे थे, वो किसके थे? शहरी शासन के। ठीक है, यहाँ पूछे गए नगर पालिका की संरचना, तो ये 3 तरह की, उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका निगम, ये 3 होती हैं मेनली, जो सभी राज्य में, लगभग सभी राज्यों में जो नगर पालिका की संरचना है वो इस तरह से है। नगर पंचायत होती है, नगर पालिका परिषद होती है और नगर निगम होती है। ठीक है, नगर पंचायत हमने वो स्टेटमेंट में देखा था कि कोई भी ऐसा एरिया हो जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी में परिवर्तित हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें नगर पंचायतें होती हैं। नगर पालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होती है और बड़े शहरों के लिए नगर पालिका निगम। तो ये नगर पालिका के 3 तरह की नगर पालिकाओं की संरचना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ही याद रखिएगा। और नगर पालिका के जो भी सदस्य होते हैं सीधे नगर पालिका क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है नगर पालिकाओं को, और जिन्हें वार्ड कहा जाता है। ठीक है, वार्ड आपने कई बार नाम सुना होगा, तो वार्ड के नाम से जाना जाता है इन्हें। जो नगर पालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है उन्हें कहा जाता है। तो ये 3 तरह की है संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के कार्यकाल अवधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो वही है जो पंचायतों के लिए 5 साल। ठीक है, और अगर इससे पहले ये जो नगर पालिकाएँ हैं इनका कार्यकाल अगर पहले ही समाप्त हो जाता है, कार्यकाल 5 साल में समाप्त होगा, अगर पहले विघटित हो जाती हैं ये, तो 6 महीने के अंदर वापस चुनाव करवाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है अध्यक्ष। महापौर हमने देखा था, जो परिषद होती है नगर निगम में, जो परिषद होती है उसका प्रमुख होता है महापौर। ठीक है, नगर पालिका का प्रधान कौन होता है? तो ये होता है अध्यक्ष। और जैसे महापौर के लिए उप महापौर होता है उसकी हेल्प के लिए, इसी तरह अध्यक्ष की हेल्प के लिए उपाध्यक्ष भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था जब नगर निगम में देखा था, 3 नगर निगम के होते हैं, प्राधिकरण, परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। उसी समय मैंने बताया था नगर पालिका के भी 3 होते हैं, परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त की जगह यहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। एक चीज़ और मैं वहाँ बताना भूल गई, आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन दोनों में मेन फ़र्क थोड़ा सा ये है कि आयुक्त मैंने बताया था आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। ठीक है, और आईएएस लेवल का अधिकारी अखिल भारतीय जो सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड होता है। वहीं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो नगर पालिका में होता है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप अंतर समझ सकते हैं कि ये केंद्र के द्वारा नियुक्त किया गया और एक जो है वो राज्य सरकार के द्वारा, तो दोनों में फ़र्क होगा ही। नगर निगम में थोड़ा बड़े लेवल का आ जाता है, नगर पालिका में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया आता है। तो यहाँ पूछा है नगर पालिका की जो परिषद होती है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो सदस्यों की संख्या है कम से कम 10 होती है और अधिक से अधिक 40 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो वो ये है, नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाता के द्वारा। ठीक है, नगर पालिका क्षेत्र में जो भी वयस्क मतदाता यानी कि 18 से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनके द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है? क्वेश्चन में डिफरेंस समझिएगा, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है? परिषद के सदस्यों का चुनाव। ठीक है, तो ये नगर पालिका क्षेत्र में जो भी जैसे हम लोग हैं किसी नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे द्वारा चुने जाएंगे सदस्य। ठीक है, मेंबर्स। यहाँ पूछा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो ये नगर पालिका परिषद में चुने हुए सदस्यों के बीच से जो भी सदस्य हम चुनकर भेजते हैं उन्हीं सदस्यों के बीच में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुना जाएगा। और अगर सीटों के आरक्षण की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, तो यहाँ पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होता है। और सीटों का आरक्षण 33% ही है, 1/3 ही है। 1/3 सीटें जो होती हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायतों में भी यही है। आप में से कई लोग बोल रहे थे कि 2008 में चेंज कर दिया गया, 50% हो गया है। तो देखिए ऐसा नहीं है, 50% कुछ राज्यों ने तो अपनाया है, लेकिन 2008 में जो बिल लेकर आया गया था चेंज करने के लिए संविधान में, वो बिल, उस पर कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, वो बिल पास नहीं हो पाया, बल्कि 2008 में नहीं 2016 और 17 के आसपास भी इस बारे में बात हुई थी कि पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे देना चाहिए, लेकिन इस पर आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है कुछ भी। ठीक है,
तो अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ, तो ओवरऑल संविधान में इसमें चेंज अभी नहीं हुआ है। संविधान में अभी भी 33% ही है, 1/3 सीट्स ही रिजर्व है महिलाओं के लिए। कुछ राज्यों ने, हालांकि 20 ऐसे राज्य हैं अभी फ़िलहाल में हम देखते हैं तो 20 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50% पंचायतों में महिलाओं के रिजर्वेशन को स्वीकार किया है, अपनाया है और उसे लागू किया है। लेकिन ये चेंज अभी तक नहीं किया गया, संविधान में इस तरह का चेंज अभी नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के परिषद में चुने हुए सदस्यों को क्या कहा जाता है? हमने जैसे देखा था, नगर निगम के परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। इसी तरह से नगर पालिका के परिषद में जो सदस्य चुने जाते हैं, इसमें इसका प्रमुख तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। जैसे नगर निगम का प्रमुख जो था वो महापौर यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर होता है। ठीक है, परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, लेकिन परिषद के सदस्य, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है वार्ड कमिश्नर। ठीक है, याद रखिएगा, वार्ड कमिश्नर। नगर निगम में जो सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वार्ड कमिश्नर। और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर कौन सी समिति का गठन करने की व्यवस्था की गई है? तो जिला स्तर पर समिति है, कौन सी समिति होगी? जिला योजना समिति। किस लिए समिति का गठन किया जाता है? ताकि जो जिला स्तर पर जो पंचायत होती है और साथ में नगर पालिका होती है, दोनों जो भी प्लान कर रहे हैं विकास के लिए, उन दोनों को संगठित किया जा सके और दोनों के बीच में समन्वय और सहयोग स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो जो ये जिला योजना समिति होती है, इसके अंदर जिला पंचायत और नगर पालिका दोनों के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा ऑप्शन दिया गया महानगरीय योजना समिति, ये महानगर क्षेत्र में विकास योजना के लिए बनाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जिला योजना समिति। और इसमें कम ही क्वेश्चन बन पाए क्योंकि जो मेन जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, वो पंचायत है, उसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट बने और जो पूछे जा सकते हैं, काफ़ी कम ही क्वेश्चन है। एक चीज़ और, छूट प्राप्त क्षेत्र हमने देखा था, पंचायत में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें छूट दी गई थी कि वो अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं। पूरे देश में जैसे लागू है वैसे ज़रूरी नहीं है, तो इसी तरह नगर पालिका में भी होता है। तो जो भी राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये लागू नहीं होता। जो 74वां संविधान संशोधन है, ये उन क्षेत्रों में SC ST जो क्षेत्र हैं उन पर लागू नहीं होता। और साथ में पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद है, वहाँ पर भी ये लागू नहीं होता है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक चीज़, 5वीं और 6ठी अनुसूची की अगर बात करें तो इन दोनों का, 6ठी अनुसूची जो है ये मेनली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनके लिए है, और नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो स्टेट्स हैं कुछ, उनके लिए 5वीं अनुसूची है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी सिर्फ 4 स्टेट ही आते हैं, सारे नहीं हैं। ये 4 कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिज़ोरम। ठीक है, ATMM, ये 4 स्टेट हैं जो 6ठी अनुसूची में आते हैं। और 5वीं अनुसूची में कुल 10 राज्य हैं आते हैं, मतलब कुल 10 राज्यों के क्षेत्र आते हैं। ये कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, MP, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो ये 10 स्टेट्स हैं जो 5वीं अनुसूची में आते हैं। 6ठी अनुसूची में नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट आते हैं। और 4 स्टेट ऐसे नहीं है कि पूरे स्टेट इनके अंदर आते हैं। इन 4 स्टेट के कुल 10 एरिया ऐसे हैं जो ट्राइबल एरियाज़ में जो बिलोंग करते हैं, जो उन एरियाज़ से, तो उनको शामिल किया गया है इन 4 स्टेट्स से। और ये स्टेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये स्टेट्स को कुछ छूटें प्रदान की गई हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में भी, ट्राइबल एरियाज़ हैं तो उनके अपनी अलग संस्कृति, अपने अलग तरीके होते हैं, तो उनको वो कंजर्व कर सकें, उनको सुरक्षित रख सकें, संरक्षित रख सकें। इसके लिए इन्हें थोड़ी छूट प्रदान की गई है कि अपने हिसाब से वहाँ का शासन चला सकते हैं। और संसद भी जब भी चाहे जब भी संसद को लगे तो अपने हिसाब से उसमें चेंज भी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए है। ठीक है, तो ये 5वीं और 6ठी अनुसूची के बारे में था। और छूट प्राप्त राज्य जो हम बात कर रहे थे, उनमें ये स्टेट्स भी शामिल होते हैं। और एक चीज़, आप में से एक सिस्टर ने बोला था कि मैं पहले ही बता दूं कि नेक्स्ट हम टॉपिक किस पर करने वाले हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर होकर उसके लिए आ सकें। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक सोच रही हूँ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का संशोधन, उसके बारे में हम करेंगे। तो आप लोग चाहें तो उसका थोड़ा बहुत पढ़कर आ सकते हैं, और फिर यहाँ पर हम जो करेंगे आपका रिवाइज़ हो जाएगा, शायद कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानने को मिले। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।